तो चलिए हम लोग कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसी सर्कुलेटरी सिस्टम को आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट है, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लो। मतलब आप अपनी जिंदगी खुद ही बदल सकते हैं, कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अब आईना क्या दिखाएगा? सच्चाई। आईना क्या दिखाता है? सच्चाई। और जब आईने में देखोगे तो खुद को पाओगे। मतलब कोई आने वाला नहीं है आपकी जिंदगी बदलने, हमें अपनी जिंदगी खुद ही बदलनी पड़ेगी। समझ में आई बात? चलिए, हम लोग ने ब्लड किया था। ब्लड में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। एक होता है लिक्विड कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा, और एक होता है सॉलिड कंपोनेंट दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करा दे रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने बताया था फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन कंपोनेंट आते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में कितने कंपोनेंट आते हैं? तीन। सबसे पहले आता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है और करीब 6 से 8% प्रोटीन होती है, और लेस देन 1% होता है डिसॉल्व सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? फिर हमने आपको बताया था आरबीसी का शेप, आरबीसी का डायमीटर। ठीक है, आरबीसी का शेप होता है राउंडेड एंड बाई कॉनकेव, और उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर। और आरबीसी के अंदर 1/3 होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में भी दो भाग थे, हीम प्लस ग्लोबिन। और जो हीम होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, और ग्लोबिन होता है CO2 कैरी करता है। कुछ याद आया? फिर आपको बताया गया था डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार का था। ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाया गया था, उसे एक ग्रेनुलोसाइट, जिनमें पाया गया था उसे ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है। फिर आपको बताया गया था कि इनकी जो मात्रा है, तो नो लॉन्गर मंकी इट्स बनाना, यानी सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, उसके बाद फिर लिम्फोसाइट, उसके बाद मंकी मतलब मोनोसाइट्स, ईट्स मतलब इओसिनोफिल, और बी मतलब बेसोफिल। मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल और सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल। ठीक है ना? ये आपकी तीनों सेल मैंने दिखा दी। तो आज ये हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने बोला था जिसका जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसके ऊपर वही एंटीजन पाया जाता है। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे आरबीसी के सरफेस पर कौन सी एंटीजन होगी? ए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास कौन सी होगी? बी। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास दोनों होगी, क्योंकि ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल था। याद आया? ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये को डोमिनेंस है ना। अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। ये रेसेसिव का एग्जाम्पल है कि डोमिनेंट का? अच्छा, जो भी एंटीजन होता है उसका जस्ट उल्टा क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला था, और एंटीबॉडी दुश्मनों से हमारी सुरक्षा करता है, ये फॉरेन एजेंट से हमारी डिफेंस करता है, और इसी को गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ठीक है ना? देखो, अगर मेरे पास ए एंटीजन है तो मेरा एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी। अगर मेरे पास बी एंटीजन है तो मेरा एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी ए। अगर मेरे पास दोनों है तो इसमें कोई नहीं पाया जाएगा। अगर मेरे पास ओ है यानी कि एंटीजन नहीं है, तो मेरे पास दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे, एंटी ए और एंटी बी। ठीक है ना? फिर मैंने आपको बताया था इसके पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए ए बी क्या बनेगा? ए बी क्या बनेगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बताओ, ओ के पास क्या नहीं है? एंटीजन। ओ के पास क्या नहीं है? एंटीजन। तो ये क्या बनेगा? यूनिवर्सल डोनर। ये तो पिछला रिवीजन हो गया। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना? लेट्स बिगिन। तो आज का टॉपिक है अपना आरएच फैक्टर। दो चीजें थी, देखो, एक था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो हमने कर ली, और अभी मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। एक दूसरा होता है जिसका नाम होता है क्या? आरएच फैक्टर। एक और एंटीजन होता है, उसका नाम होता है आरएच एंटीजन, तो उसी से संबंधित है आरएच फैक्टर। तो हमारा आज का टॉपिक है
RH एंटीजन। हमारा आज का टॉपिक है RH एंटीजन। देखो, एक मंकी था, रहीसस मंकी। अच्छा, मैन का इवोल्यूशन कहां से हुआ है? ऐसा माना जाता है कि पहले मंकी बने, फिर मंकी से एप बना। एप यानी कपी बोलते हैं ना हिंदी में, इसको बंदर बोलते हैं। बंदर, बंदर से बना एप, एप से बना एप मैन, एप से बना एप मैन, और एप मैन से बना मैन। ठीक है ना? फिर मैन से जानते हो आजकल क्या क्या बन गया है? आयरन मैन, सुपरमैन, शक्तिमैन, स्पाइडरमैन। ये काल्पनिक दुनिया है। फिलहाल ये इवोल्यूशन यहीं तक हुआ है, लेकिन हॉलीवुड ने कहां तक पहुंचा दिया? हॉलीवुड ने पहुंचा दिया है आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉनोस, है ना? चलो एनीवे, तो मंकी से क्या बना? एप, एप से क्या बना? एप मैन, एप मैन से क्या बना? मैन। ये ऑर्डर है। तो एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे। वो लोग किस पर रिसर्च कर रहे थे? मंकी पर। तो उनको एक एंटीजन मिला, इनके आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन मिला, इनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन मिला जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से अलग था। इस एंटीजन को उन्होंने खोजा था रईसस मंकी में। बहुत रईस था, बहुत रिचेस्ट रिचेस्ट था। रईस लोगों को बोलते ना, रईस, बहुत पैसे वाला। तो नाम पड़ा क्या? रईसस मंकी। ऐसा नहीं है, मंकी का पैसे से क्या लेना देना। बता रहे, याद करने की ट्रिक बता रहे। बताओ, बहुत रईस मंकी में खोजा गया। नाम क्या था? रईसस मंकी। और रईसस मंकी के आरबीसी के सरफेस पर एक और एंटीजन पाया गया। दिस इज द एंटीजन, और इसका नाम दिया गया, इसी के नाम के शुरू के 2 लेटर से नाम क्या पाया गया? RH एंटीजन। चूंकि ये रईसस मंकी में खोजा गया था, तो इसलिए नाम दिया गया RH एंटीजन। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमारे अंदर भी ऐसा तो नहीं है, हमारे अंदर भी तो सेम तरह के एंटीजन नहीं है, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन तो उसी से हुआ है, हमारा इवोल्यूशन तो मंकी से ही हुआ है। तो हम लोग ने चेक किया, हम लोग ने जब चेक किया तो सरप्राइज्ड हो गए कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ही आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। और इसका नाम क्या पड़ चुका है? इसका नाम पड़ चुका है RH एंटीजन। क्या नाम पड़ा इसका? हाँ, तो हमारे अंदर भी क्या पाया जाता है? RH एंटीजन। हमारे अंदर भी RH एंटीजन पाया जाता है। ठीक है ना? इससे एक बात की पुष्टि भी होती है कि मैन का एवोल्यूशन किससे हुआ है? मंकी से। मैन का एवोल्यूशन किससे हुआ है? मंकी से। देख लो, इनमें भी RH एंटीजन पाया जा रहा है, हमारे अंदर भी RH एंटीजन पाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, पूरी दुनिया में कितने लोगों में ये एंटीजन पाया जाता है और कितने लोगों में नहीं पाया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, करीब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात चल रही है। पूरे वर्ल्ड में 80% लोगों में ये पाया जाता है। इसका मतलब दे आर RH पॉजिटिव। उन्हें क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। जिनमें RH एंटीजन होगा उन्हें क्या बोलेंगे? RH एंटीजन, RH पॉजिटिव। और जिनमें 20% जो बचे, उनमें ये एब्सेंट होता है। उनमें क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। इन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव। तो पूरी दुनिया में जो लोग हैं उसमें से 80% लोगों में ये पॉजिटिव है और करीब 20% लोग निगेटिव है, राइट? लेकिन भारत में एक आश्चर्यजनक बात है, भारत में 97%, 97% लोग RH पॉजिटिव है और करीब 3% लोग RH निगेटिव है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ 97% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और 3% लोग ही ऐसे हैं जिनका निगेटिव है। समझे मेरी बात? मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप के पाए जाने की संभावना है? पॉजिटिव। दुनिया में कितने लोगों में है? 100 में से 80। हमारे यहाँ 100 में 97, 97 में केवल 3% लोग RH निगेटिव है। और पूरे विश्व में कितने परसेंट लोग RH निगेटिव है? 20। समझ में आई बात? हालांकि एनसीईआरटी में भारत का डाटा नहीं दिया, लेकिन हमने बता दिया एज ए जनरल नॉलेज। ठीक है? अब सवाल ये उठता है, जिस प्रकार ब्लड ग्रुप को मैच करा लेना चाहिए, जिस प्रकार ब्लड ग्रुप को मैच करा के ही लेन देन करना चाहिए, सेम उसी तरह से जो RH है इसका भी मैचिंग जरूरी है। एबीओ ब्लड ग्रुप की मैचिंग तो जरूरी है ही है। ठीक है ना? बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन का मतलब लेन देन। जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं
तो ब्लड ग्रुप को तो मैच करना ही करना चाहिए, साथ में इस एंटीजन को भी मैच करा लेना चाहिए, क्योंकि कल बताया था आपको, लास्ट टाइम बताया था कि अगर RH एंटीजन है तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर RH एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन है तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। बताओ, तो इनके पास एंटीजन है कि नहीं, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, इसीलिए मैचिंग बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं ये बात ऐसे लिखूंगा, चूंकि हम अच्छे से जानते हैं, देखो हम बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि एंटीजन हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटीजन हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब लेन देन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ, ब्लड ग्रुप तो मैच कराना ही कराना है, ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH एंटीजन भी मैच कराना चाहिए। मैच कराना पड़ेगा, मतलब बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी हैव टू मैच ABO ब्लड ग्रुप एज वेल एज RH एंटीजन। इज दैट क्लियर? हमें दोनों चीजें मैच करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ABO ब्लड ग्रुप मैच करा लिया, मेरा A ब्लड ग्रुप है, आपका A ब्लड ग्रुप है, चलेगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं मैच कराया कि मेरा पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव भी मैच कराना पड़ेगा। ए ब्लड ग्रुप तो मैच करा लिया है, पर पॉजिटिव और निगेटिव भी मैच कराना पड़ेगा। अगर मैच नहीं कराएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। देखो कैसे, अभी बताते हैं। देखो, यदि मान लो एक पर्सन है और वो है RH पॉजिटिव, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है A और मैं A पॉजिटिव हूं। A पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो सिंबल प्लस है वो क्या शो कर रहा है कि मेरे पास RH एंटीजन है। ठीक है, एक पर्सन है दूसरा, इसको पर्सन 1 नाम दे देते हैं, इसको पर्सन 2 नाम दे देते हैं, ये RH निगेटिव है। ठीक है, अच्छा अगर इसका ब्लड ग्रुप इसको दे दोगे, अगर इसका ब्लड ग्रुप इसको दे दिया गया, अगर इसका ब्लड इसको दे दिया गया, तो बताओ क्या होगा। तो यहां पे RH एंटीजन नहीं थे ना, अब यहाँ RH एंटीजन आ गए कि नहीं आ गए, यहाँ RH एंटीजन आ गए कि नहीं आ गए, बोलो जल्दी। RH एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ क्या होने लगेगा, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। और इम्यून रिस्पॉन्स में हमेशा क्या होता था, RBC डिस्ट्रक्शन, याद है, RBC डिस्ट्रक्शन, यानी RBC डैमेज हो जाएगा, RBC क्या हो जाएगा, डैमेज। और अगर RBC डैमेज हो गया तो क्या कोई जिंदा रह सकता है, नहीं, क्योंकि RBC ही हमारा ऑक्सीजन ले जाता है, और आपको तो अच्छे से पता है 97% ऑक्सीजन ले जाता है, 3% केवल प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में जाता है। इसका मतलब अगर हमारा RBC डैमेज हो गया तो हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन कैरी कैसे करेंगे, मर जाएंगे, और CO2 भी वापस कौन लाएगा, दिक्कत हो जाएगी, यानी कि व्यक्ति की डेथ होना लाजमी है। सही है ना, चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि RH एंटीजन हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इसीलिए व्यक्ति के अंदर, ये इस व्यक्ति के अंदर RH एंटीजन है, इस व्यक्ति में नहीं था, लेकिन ब्लड ले लिया इसने, इसने रॉन्ग ब्लड ले लिया, क्या इसे पॉजिटिव ब्लड लेना चाहिए था, नहीं, इसे निगेटिव ब्लड लेना चाहिए था। मैचिंग तो तभी होती है ना जब निगेटिव निगेटिव का ब्लड ले, पॉजिटिव पॉजिटिव का ब्लड ले। यहां दिक्कत हो गई, देखो पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव वाले को दे दिया आपने, तो इसके अंदर RH एंटीजन आ गए, RH एंटीजन आने से क्या हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इस इम्यून रिस्पॉन्स के तहत क्या हो जाएगा, इसके RBC डैमेज हो जाएंगे, अगर RBC डैमेज हो गए तो बताओ क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? इतनी बातें समझ में आ गई तो जरा इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी।
पूरे विश्व में 80% लोग आरएच पॉजिटिव और 20% लोग आरएच निगेटिव हैं। हमारे भारत में 97% लोग पॉजिटिव और 3% लोग आरएच निगेटिव है। यानी बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी हैव टू मैच एबीओ ब्लड ग्रुप एज वेल एज आरएच एंटीजन, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि किसी का आरबीसी डैमेज ना हो, क्योंकि आरबीसी डैमेज हुआ डेथ होना लाजमी है। केस ऑफ आरएच मिसमैचिंग, इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, यानी मैं एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं जिसमें आरएच ब्लड ग्रुप अगर मिसमैच हो जाए यानी इनकम्पेटेबल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। बताना, एक व्यक्ति है आरएच पॉजिटिव, देखो आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का ब्लड दे सकते हैं। आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव का ब्लड आसानी से दे दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैच कर रहा है ना। अच्छा, आरएच निगेटिव है, आरएच निगेटिव को ब्लड आसानी से दे दो, कोई समस्या नहीं है, राइट। अच्छा, आरएच निगेटिव है, आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे दो, कोई समस्या नहीं है। क्यों? इसके पास तो एंटीजन था ही नहीं, तो इसके बॉडी में आया भी तो क्या फर्क पड़ेगा, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होंगे ना। अच्छा, लेकिन अगर आपने आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच निगेटिव को दे दिया तो समस्या होगी। और भूलना तो याद कर लेना मेरा एक ट्रिक, सुनना, सेम ब्लड ग्रुप को तो दे ही सकते हो, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, आप ए पॉजिटिव मैं ए पॉजिटिव, बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत है ना। आप निगेटिव मैं निगेटिव, हमारे बीच लेन देन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, मैं निगेटिव हो आप पॉजिटिव हो तो आप मेरा ब्लड आपको दिया जा सकता है, लेकिन अगर अगर आप देखो आपका ब्लड मुझे नहीं दिया जा सकता। देखो ये वाला केस है, आप पॉजिटिव हो और मैं निगेटिव हूं, मुझे ब्लड नहीं दिया जा सकता। और भूलना तो याद रख लेना,
देखो इन इन दोनों में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत आएगी यहाँ पे, तो पूछ लेना ना, कुछ पूछा करो, दिमाग खोला करो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके ऊपर सिंबल क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव। हमने उससे पूछा कि भाई निगेटिव का ब्लड लेगा क्या, इसने कहा पागल है क्या, मैं तो कह ही रहा हूँ ला। हाँ कह रहा हूँ, देखो प्लस का मतलब क्या। हाँ, मैंने इससे पूछा पॉजिटिव का ब्लड लेगा क्या, इसने कहा पागल है क्या। क्यों बोला पागल, क्योंकि इसने कहा मैं ना पहले ही कर रहा हूं, मेरे नाम में ही निगेटिव छुपा हुआ है, मैं नहीं लूंगा। अब समझ में आ गई बात। बताओ पॉजिटिव वाले से पूछना कि निगेटिव का ब्लड लेगा कि नहीं लेगा, क्या बोलेगा। हाँ देखो पॉजिटिव वाला क्या कहेगा, जैसे आप पॉजिटिव हो है ना, और मैं निगेटिव हूं, पूछा गया आपसे कि ब्लड लोगे निगेटिव वाले का, आपने तुरंत बोला हाँ मेरे नाम में छुपा हुआ है प्लस। अच्छा अगर आप निगेटिव हो मैं पॉजिटिव हूं, अब मैं आपको ब्लड दे रहा हूं, अब आपकी बॉडी क्या कहेगी, ना, क्योंकि निगेटिव मतलब ना। तो देखो याद हो गया कि नहीं हो गया, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल आसान। नोट डाउन, यानी ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। यही है आर एच मिसमैचिंग, बोलो सही है, आर एस मिसमैचिंग। आर एच पॉजिटिव हस्बैंड है एंड आर एच निगेटिव वाइफ है, क्या इनके बीच में कंपैटिबिलिटी आएगी कि मिसमैचिंग हो जाएगी, मिसमैचिंग। आर एच पॉजिटिव हस्बैंड है, आर एच निगेटिव वाइफ है, तो पता है मिसमैचिंग का एग्जांपल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स का ब्लास्ट कर जाना, एरिथ्रोसाइट्स का नष्ट हो जाना। किसके एरिथ्रोसाइट्स का नष्ट हो जाना, वो फिटस का, जो बच्चा अभी गर्भ में पल रहा है उसका जो आरबीसी है ना वो डैमेज हो जाएगा। कब, जब हस्बैंड कैसा हो, आरएच पॉजिटिव, और वाइफ कैसी हो, तो उसका बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये वही वाला केस बन गया, पॉजिटिव का ब्लड किसको दे रहे हो, निगेटिव को। पॉजिटिव ये है, ये निगेटिव है, वही वाला केस बन रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इस मिसमैचिंग का परिणाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाएगा, और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ वाला ही केस बनेगा, और भी केस है। मैं निगेटिव हूं, आप पॉजिटिव हो, आपने मुझे अपना ब्लड दिया, मैं भी मरूंगा, सही है कि नहीं है। पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता, लेकिन निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव को दिया जा सकता है। ये देखो, निगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव को दिया जा सकता है, पर पॉजिटिव वाला ब्लड निगेटिव को नहीं दिया जा सकता। ये हमारे सिलेबस में है ये वाला केस, इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूं आपको। क्या नाम है इस केस का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। चलो क्लियर।
अब ध्यान दीजिएगा जरा, आप देख पा रहे हो इसमें हस्बैंड यानी पापा, पापा और मम्मी करके बात करते हैं, पापा मम्मी और बच्चे की बात करेंगे। पापा थे आरएच पॉजिटिव, मम्मी है आरएच निगेटिव। पापा का काम खत्म हो गया इसलिए पापा ऑफिस चले गए, है ना। मम्मी कैसी है, आरएच निगेटिव। पापा कैसे थे, आरएच पॉजिटिव, ठीक है ना। मम्मी कैसी, आरएच निगेटिव। बच्चा कैसा है, आरएच पॉजिटिव। बच्चा इत्तेफाक से आरएच पॉजिटिव है। तो अब जरा देखो जरा क्या दिक्कत आएगी। ये पहली प्रेगनेंसी हो रही, फर्स्ट टाइम, शादी के बाद पहला बच्चा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बताओ पापा कैसे थे, आरएच पॉजिटिव। मम्मी कैसी है, आरएच निगेटिव। बच्चा पार्टी कैसी है, आरएच पॉजिटिव। इतना समझ में आया। पापा को हटाओ, पापा को ऑफिस जाने दो, मम्मी पे और बच्चे पे केंद्रित रहो। लिखा है नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें आरएच एंटीजन है, डॉट 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 करके दिखाया गया है। मम्मी में आरएच एंटीजन नहीं है। लिखा है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी में, ठीक है ना। लेकिन जब इसका बर्थ हो रहा होगा तो इसका प्लेसेंटा टूटता है, डैमेज होता है। बताओ यहाँ पे एक वो लगा था, यहाँ एक कॉर्ड लगा होता है, तो समझो कि वो तो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, लेकिन उसी से संबंधित होता है प्लेसेंटा। मम्मी और बच्चे के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। मम्मी और बच्चे के बीच का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज प्लेसेंटा, यू नो वेरी वेल। और मैं पढ़ाऊंगा आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद बताएगा जो मम्मी और बच्चे के बीच का था प्लेसेंटा, वो डैमेज हो गया। जब प्लेसेंटा डैमेज हुआ तो थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो गया, मम्मी और बच्चे का ब्लड मिक्स हो गया। अच्छा, अब बच्चा था आरएच पॉजिटिव, मम्मी थी आरएच निगेटिव। अब देखो मम्मी के अंदर बच्चे का ब्लड आ गया थोड़ा सा, मम्मी थी निगेटिव और बच्चा था पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव का ब्लड मम्मी में आ गया निगेटिव में, बच्चे का जो कि आरएच पॉजिटिव था उसका थोड़ा सा ब्लड किस में आ गया, आरएच निगेटिव मदर में। तो मदर में देखो एंटीबॉडी बन गई, मदर ने अपने इम्यून रिस्पांस के अगेंस्ट क्या बना लिया, एंटीबॉडी। जब भी कभी आरएच एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बन गई तो मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गई। मदर के थोड़े बहुत आरबीसी डैमेज भी हो गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मदर बहुत मैच्योर है, बच्चा बहुत कोमल है, नाजुक है, सोफेस्टिकेटेड है, ठीक है। बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मम्मी को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मम्मी में एक चीज आ गई है, क्या, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन गई, आरएच एंटीबॉडी। ये जो बना हुआ है ना, व्हाट इज दिस, आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। चलो अब मम्मी दूसरी प्रेगनेंसी हुई, मम्मी वही है, पापा वही है ना, लेकिन बच्चा भी फिर से कैसा हुआ, आरएच पॉजिटिव। मम्मी है आरएच निगेटिव, बच्चा हुआ आरएच पॉजिटिव। अब देखो जरा मम्मी में क्या ऑलरेडी था, एंटीबॉडी। आरएच एंटीजन नहीं, आरएच एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन के आने से क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो आरएच एंटीबॉडी मम्मी में थी। अब मम्मी से देखो लिखा है इम्यून सेल अटैक आरएच पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मम्मी की इन सेल ने किसको जाके अटैक कर दिया, है ना, बच्चे को। अब बच्चे का क्या हुआ, ब्लड सेल रप्चरिंग इन फिटस, जिससे बच्चे का जो ब्लड सेल था ना यानी आरबीसी डैमेज हो गया। बच्चे का जो एरिथ्रोसाइट्स था वो ब्लास्ट कर गया, तो नाम पड़ा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और किसका ब्लास्ट किया, मम्मी का कि बच्चे का, बच्चे का, क्योंकि मम्मी में था आरएच एंटीजन, बच्चा था नहीं, मम्मी में था आरएच एंटीबॉडी बन चुका था, बच्चे में था आरएच एंटीजन, ठीक है ना। मम्मी कैसी थी, मम्मी में क्या था, आरएच एंटीबॉडी, बच्चे में क्या बना, आरएच एंटीजन ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब दोनों रिएक्शन कर जाएगा, दोनों रिएक्शन कर जाएगा। बच्चे का जो ब्लड सेल है यानी एरिथ्रोसाइट वो ब्लास्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। किसको नुकसान हुआ, है ना। देखो लिखा है आरएच डिजीज हो गई बच्चे को, बच्चा या तो मर जाएगा, या तो बच्चा मर जाएगा, और अगर नहीं भी मरा ना, पैदा होगा भी ना, तो जीवन भर जॉन्डिस और एनीमिया से जूझता रहेगा। जॉन्डिस समझते हो ना, पीलिया। जब भी कभी किसी का आरबीसी ज्यादा डैमेज हो जाता है, समझो ये केस किसका हो सकता है, जॉन्डिस का। लिवर डिजीज यहाँ पर भी है ना, तो इसका मतलब जॉन्डिस से सफर करेगा, पीलिया बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, उसके अलावा और किससे सफर करेगा, ब्लड की कमी हो गई, रक्तहीनता, इंग्लिश में बोलते हैं एनीमिया। देखो या तो मर जाएगा और या तो बच भी गया, तो आजीवन किससे सफर कर रहा है, या तो एनीमिया और या तो बोलो किससे। समझ में आ गई बात, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, फिर नोट करवाता हूं। बताओ पहली प्रेगनेंसी में पापा कैसे थे, आरएच पॉजिटिव, मम्मी कैसे थी, आरएच निगेटिव, बच्चा कैसा हुआ, आरएच पॉजिटिव। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, और लेकिन जब डिलीवरी हो रही थी तो प्लेसेंटा डैमेज हो गया, प्लेसेंटा डैमेज हो गया तो थोड़ा थोड़ा ब्लड मिल गया, मम्मी का ब्लड बच्चे से, बच्चे का ब्लड मम्मी में मिल गया, है ना। इससे मम्मी कैसी थी, आरएच निगेटिव, लेकिन बच्चा क्या था, आरएच पॉजिटिव।
अब पॉजिटिव का ब्लड मम्मी में चला गया, बच्चे का ब्लड मम्मी में चला गया, मम्मी में इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। इम्यून रिस्पॉन्स का तात्पर्य यह है कि मम्मी में RH एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट क्या बना, RH एंटीबॉडी बना। जब RH एंटीबॉडी बना तो बताओ फिर क्या होगा। अभी तो बच्चा तो पैदा हो गया, बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं है, देखो बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी बेबी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मम्मी थी कैसी, RH नेगेटिव, और मम्मी में कोई एंटीजन आया भी नहीं था। अब की बार आ गया एंटीजन। अब देखो सेकंड केस में मम्मी में क्या है, RH एंटीबॉडी, मम्मी में ऑलरेडी क्या है, और ये कब आया, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मम्मी में क्या आ गया, RH एंटीबॉडी। अब जरा सोचो, मम्मी के अंदर RH एंटीबॉडी है, बच्चे के अंदर RH एंटीजन है, जब भी कभी एंटीजन एंटीबॉडी से मिलता है तो रिएक्शन होती है, इसी रिएक्शन को इम्यून रिएक्शन कहते हैं। इस वजह से क्या हो जाएगा, बच्चे का आरबीसी डैमेज हो जाएगा, जो फिटस पल रहा है गर्भ में उसका आरबीसी डैमेज हो जाएगा। और देख लो बच्चा किससे सफर कर गया, या तो बच्चा मर जाएगा, है ना, और अगर सर्वाइव कर भी गया तो आजीवन किससे पीड़ित रहेगा, रक्तहीनता यानी एनीमिया, और दूसरा बोलो, हाँ जॉन्डिस। इज दैट क्लियर। अच्छा, इससे बचने का एक उपाय था, यहां पे लिखा हुआ है प्रिवेंटेबल विद रोगैम शॉट का मतलब है इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन इमीडिएटली लगा देना चाहिए था, अगर पहली प्रेगनेंसी के जस्ट बाद, तुरंत बाद, इमीडिएटली पहली प्रेगनेंसी जब हुई, पहली डिलीवरी जब हुई, प्रेगनेंसी की जगह डिलीवरी बोलो, पहली डिलीवरी जब हुई तुरंत मम्मी को कौन सा इंजेक्शन देना था, रोगैम में एंटी RH एंटीबॉडी होता है, एंटी RH एंटीबॉडी, वो मम्मी का ये इसको किल कर देता, मम्मी के अंदर जो एंटीबॉडी बने वो किल कर देता। अगर मम्मी में एंटीबॉडी किल हो जाते तो ये वाली स्थिति आ जाती, अगर ये वाली स्थिति आती तो रिजल्ट क्या होता, बच्चा ऐसा ना बन के कैसा बनता, हेल्दी। यही डिजीज कहलाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, नोट बना लेते हैं इसके। Father is RH positive, mother is RH negative, RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फादर है, बच्चा कैसा है, फिटस कैसा है इनका, RH पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा सोचो, फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात चल रही है, तो क्या होता था, मदर एंड फिटल ब्लड इज वेल सेपरेटेड, दोनों का ब्लड बिल्कुल अलग था, वेल सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा सेपरेट होता है बताओ, प्लेसेंटा, बाय प्लेसेंटा, वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को मैं बता चुका हूं, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फिटस। समझ में आई बात। देखो अच्छे से दोनों का ब्लड अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पहला पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन समझते हो ना, डिलीवरी, जब पहली बार डिलीवरी हुई, ठीक है ना, डिलीवरी तो अमेजोन पे भी हो जाती है, बधाई हो। बोलता नहीं है सर आपका पार्सल आया है, डिलीवरी कर दूं क्या, अबे कर दे, है ना। तो वाली डिलीवरी अंतर है, उस डिलीवरी को पार्चुरेशन नहीं कह सकते, उसमें कोई बधाई मत दे देना, वरना बोले कि भैया अमेजोन से डिलीवरी हुई है, बधाई हो, शर्मा जी को लड़का हुआ है। लोग उल्टा कहते हैं, ये नहीं कहेंगे मिस्टर शर्मा को लड़का हुआ है, शर्मा जी को लड़का हुआ जी। प्लेसेंटा, मदर एंड फिटल ब्लड इज वेल सेपरेट बाय प्लेसेंटा, ठीक है ना, और प्लेसेंटा से वेल सेपरेट है। लेकिन जब पार्चुरेशन होता है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, प्लेसेंटा इज डैमेज्ड, प्लेसेंटा इज डैमेज्ड, तो किसका ब्लड मिल जाएगा, सो देयर इज मिक्सिंग ऑफ
बोथ ब्लड, अब बोथ ब्लड तो जानते हो किसका किसका ब्लड, मम्मी का और बच्चे का, बोथ ब्लड। इससे क्या दिक्कत आने वाली है, इससे ये दिक्कत आने वाली है, क्या होगा, मम्मी थी आर एच निगेटिव, उसमें क्या आ गया, आर एच पॉजिटिव आ गया, कहां से, फिटस से, फिटस, फिटस का आर एच पॉजिटिव ब्लड मम्मी से मिल गया, यहां लिख दे मदर, मदर थी आर एच निगेटिव, ठीक है ना, बच्चा था आर एच पॉजिटिव, अब यहां का ब्लड यहां पे मिक्स हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं ब्लड आर एच पॉजिटिव फिटस का ब्लड मम्मी के साथ मिल गया, तो मम्मी में क्या होने लगे, मम्मी में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हुआ, और जब भी कभी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो बताओ क्या होगा, मम्मी के अंदर क्या बन जाएगा, आर एच एंटीबॉडी विल बी फॉर्म, आर एच एंटीबॉडी विल बी फॉर्म, बस यहां तक स्टोरी अभी ब्रेक करो, क्यों बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो गया, यहां लिख दे दिस फिटस इज देयर इज डिलीवरी ऑफ, देयर इज डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी की अनहेल्दी बेबी, हेल्दी बेबी, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, बच्चा एकदम स्वस्थ है, ठीक है। अब दिक्कत आएगी नेक्स्ट वाली में, या जो भी अगली वाली जो भी डिलीवरी होगी उसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मम्मी हो गई है कैसी, इम्यून, मम्मी इम्यूनाइज हो गई है, मम्मी के अंदर आरएच एंटीबॉडी बन चुका है, यही दिक्कत करेगा किसको, बच्चे को, यही मारेगा बच्चे को, क्योंकि बच्चे का आरबीसी डैमेज कर देगा, सही है कि नहीं, बच्चे का आरबीसी डैमेज कर देगा, इज दैट क्लियर। तो चलो आगे वाला भी बता दे केस, सब सीक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी बाद की प्रेगनेंसी, सब सीक्वेंट का मतलब इसके बाद वाली, दिक्कत आई, दिक्कत कुछ ऐसी आई, मम्मी अभी भी कैसी थी, आरएच निगेटिव, बट उनके पास क्या था, आरएच एंटीजन आ गया, सॉरी आरएच एंटीबॉडी बन गया, ये कब बना, आरएच एंटीजन के आने से, है ना, और फिटस कैसा है, फिटस है आरएच पॉजिटिव, अब जरा सोचो, और ये दोनों के बीच में क्या है, प्लेसेंटा, दोनों के बीच में क्या है, प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा के द्वारा आरएच एंटीबॉडी कहां चला गया, आरएच एंटीबॉडी कहां चला गया, फिटस में, आरएच एंटीबॉडी कहां चला गया, फिटस में। अब जरा सोचो फिटस के साथ क्या दिक्कत आ गई, फिटस का जो ब्लड है, फिटस का जो आरबीसी है उसके ऊपर आरएच एंटीजन है, बोलो, उसके पास आरएच एंटीजन है, लिख दे इसका नाम आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन, और ये मम्मी से क्या आ गया, इसको ऐसे बना दे, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल बना दे, मम्मी से क्या आ गया, आरएच एंटीबॉडी आ गया, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर गया, इसके साथ रिएक्ट कर गया, इन सब के साथ रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट कर गया तो बताओ आरबीसी का क्या हाल होगा, आरबीसी विल बी डैमेज, किसका आरबीसी डैमेज, मम्मी का कि बच्चे का, हाँ बच्चे का, और अगर बच्चे का आरबीसी डैमेज हो गया तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फिटालिस, ठीक है ना, इसके दो, इसका दो कंसीक्वेंस हो सकता है, कंसीक्वेंस मतलब इसका दो परिणाम हो सकता है, दो इसके केस बन सकते हैं, या तो फिटस की डेथ हो जाएगी, है ना, दो केस बताए थे, या तो डेथ हो जाएगी, और दूसरा क्या, इफ अलाइव, अगर जिंदा रहा भी तो, इफ अलाइव, अलाइव मतलब जीवित,
अगर जीवित रहा भी तो बताओ, विल सफर फ्रॉम जॉन्डिस एंड सीवियर एनीमिया। जॉन्डिस मतलब पीलिया, पीलिया की खालिया, पीलिया, जॉन्डिस एंड सीवियर एनीमिया यानी रक्तहीनता। रक्त की कमी को क्या बोलते हैं? रक्तहीनता। बोलो, बिल्कुल क्लियर हो गया? बिल्कुल दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? इसीलिए हम लोग बिल्कुल सॉलिड, हर चीज का आपको देखो इसीलिए इमेजिनेशन करा दिया जाता है। ये जो हम आपके लिए ये समझो, हमें 2-2 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं सब सेट करने में, है ना? हमें इस सब चीजों के लिए पूरे समय लग जाते हैं। मतलब शुद्ध भाषा में कहा जाए तो कैरियर इन्फिनिटी आपके लिए समर्पित है, समझे? बिल्कुल सच बात है ये, इतनी कोई मेहनत नहीं करेगा। कहां तक? यहां तक थे ना? छापो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि सर ये सीवियर, ये जो एनीमिया हो रहा है ये सिकल सेल एनीमिया था कि नॉर्मल एनीमिया था? तो मेरा आंसर है नॉर्मल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे, याद करिए, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में, है ना? पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन का उदाहरण है। पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी। पहले बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्या पहले बेबी में कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसको आई? दूसरे बेबी को या तीसरे बेबी को या चौथे बेबी को, उन सबको आएगी।
तो जब भी कभी सब सीक्वेंट का मतलब हो गया उसके बाद की प्रेगनेंसी होगी, आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद की प्रेगनेंसी को एनसीईआरटी लिखा सब सीक्वेंट प्रेगनेंसीज। तो बच्चे में अब इम्यून रिस्पॉन्स होगा कि मम्मी में? मम्मी में तो हो चुका, अब किस में होगा? फिटस में। फिटस के आरबीसी डैमेज हो जाएंगे, नाम दिया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कह रहा है दो केस हो सकते हैं, या तो बच्चा मर जाएगा या तो किसी तरह जीवित रहेगा। भाई सारे आरबीसी डैमेज हो गए तो मर जाएगा, कुछ डैमेज हुए तो जीवित रहेगा। अगर जीवित रहा भी तो उसको क्या दिक्कत आ जाएगी? पीलिया यानी जॉन्डिस, और दूसरा विल सफर फ्रॉम सीवियर एनीमिया। इज दैट क्लियर? सीवियर एनीमिया। नोट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे नोट। इसमें क्या क्या कोई उपाय था इसका बचने का? बिल्कुल, जैसे ही पहली डिलीवरी हुई उसके तुरंत बाद, पहली डिलीवरी के तुरंत बाद यानी इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी वी हैव टू गिव ए इंजेक्शन। देखो, फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी, देखो मदर में क्या बन गई थी? आरएच एंटीबॉडी ना, तो उसको मारने के लिए एंटी वाला दोगे ना इंजेक्शन। अरे मदर में क्या बन चुकी थी? आरएच एंटीबॉडी। बच्चे के आरएच एंटीजन आने से मम्मी ने क्या बना लिया था? आरएच एंटीबॉडी। तो आरएच एंटीबॉडी को किल करना है ना अब तो किल करने के लिए क्या देना पड़ेगा? एंटी लगा दो आगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन मदर को देते हैं, जिसका ब्रांड नेम क्या है पता है? रोगैम। रोगैम, जिसका ब्रांड नेम रोगैम होता है। तो पहली डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन, या दोबारा मदर आ गया, को देते हैं। फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद जिसका ब्रांड नेम रोगैम है। ये मदर में क्या करेगा?
RH एंटीबॉडी को किल कर देगा, तो पहली जैसी सिचुएशन आ गई। अगर पहले जैसी सिचुएशन आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट। अब हमें पढ़ना है ब्लड क्लॉटिंग। यदि हमें कहीं चोट लग जाए, यानी ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा मतलब होता है चोट लगना। इफ देयर इज इंजरी, इफ देयर इज इंजरी या ट्रॉमा यानी चोट, तो क्या स्टार्ट हो जाएगी? ब्लीडिंग विल बी स्टार्ट। लेकिन क्या ये परमानेंट रहनी चाहिए कि रुक जानी चाहिए, है ना? बट इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, एज ब्लड इज कोआगुलेटेड। कोआगुलेटेड मतलब जमना, कोआगुलेटेड मतलब जमना, ब्लड जम जाएगा। कैसे जमेगा? क्या क्या मैकेनिज्म काम करती है, समझेंगे पहले। क्या मैकेनिज्म काम करती है समझते हैं हम लोग पहले। मान लिया ये है ट्राउमा, ट्राउमा पे क्या होगा? डैमेज्ड टिश्यू होगा कि नॉन डैमेज्ड? डैमेज्ड टिश्यू होंगे, यानी ऊतक, टूटे फूटे ऊतक हैं। ये निकालते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर, ये निकालने लगते हैं। जब भी कभी चोट लगेगी तभी क्लॉटिंग फैक्टर निकलेगा। क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीशन होने लगा, और हमारे ब्लड प्लेटलेट्स, याद है थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये भी कुछ डैमेज हो गए, डैमेज हो गए। सो सिक्रीट, ये भी सिक्रीट करते हैं सम क्लॉटिंग फैक्टर। कुछ इसने निकाला, कुछ इसने निकाला। अब निकालने के बाद क्या हुआ? निकालने के बाद इन्होंने एक कास्केड मैकेनिज्म कराई, कास्केड मैकेनिज्म कराया। कास्केड मैकेनिज्म क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जो लिंक्ड हो और एक स्टेप दूसरे से जुड़ा हुआ हो। देखो, ऐसी रिएक्शन जो सीरियली लिंक्ड हो, मतलब सीरियल वाइज लिंक्ड हो, उसे कास्केड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर ए से बी बना तो बी से सी बना, सी से डी बना। अब जरा बताओ, अगर ए से बी बना ही नहीं तो क्या सी बनेगा? तो अगर सी नहीं बना तो क्या डी बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब एक रिएक्शन के ना होने से पूरा स्टेप रुक जाएगा। इस तरह की मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? कास्केड मैकेनिज्म। कास्केड मैकेनिज्म एनसीईआरटी की लाइन है। हम पूरा एनसीईआरटी कवर करके चलते हैं कि नहीं? क्योंकि अपना मानना है एनसीईआरटी के बाहर आना नहीं तो एनसीईआरटी के बाहर जाना नहीं। सही है कि नहीं? थोड़ा पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, लेकिन सिलेक्ट हो जाओ। ज्यादा पढ़ो और उससे पढ़ के सिलेक्ट नहीं हो पाओ तो फायदा क्या? ऐसे ज्ञान का क्या ही फायदा जो किसी काम ही ना आए। अपना मानना है कि उतना ही पढ़ो जितना आपको पूछा जाएगा। और पिछले कुछ सालों से उठा के देख लो, एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन नहीं आ रही है। स्टेटमेंट तो इससे आएगी, ठीक है ना? असर्जन रीजन तो इससे आएगा, ठीक है ना? मैचिंग तो इससे आती है। आप देखते हो टेस्ट पेपर में भी हम लोग पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन देते हैं, पेज नंबर भी लिखते हैं, राइट?
अब देखो यहां से निकलेगा, इस स्टेप की वजह से यहां से निकलेगा एंजाइम, यहां से एक एंजाइम निकलने लगता है, सिक्रीशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एज लगा है ना, तो बताओ ये एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब देखो ये एंजाइम क्या करेगा, कोई तो काम करेगा। कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हर स्टेप में कैल्शियम आयन की जरूरत लगेगी, ठीक है ना, बिना कैल्शियम के ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, फाइनली यहां पे बनेगा, ये एक केमिकल होता है जो इनएक्टिव है, नाम क्या है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ठीक है। प्रो लगा है ना, क्या सिखाया था, प्रो है तो कैसा है, इनएक्टिव। ये इस पर एक्शन करता है, जब ये इस पर एक्शन करेगा तो बताओ इसका एक्टिव फॉर्म बन जाएगा। एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, पहले कैसा था, इनएक्टिव, अब कैसा हो चुका है, एक्टिव। अब ये भी एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है, यानी बिहेव एज एंजाइम, बिहेव एज एंजाइम। अब देखो एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ गया ना, अब एक और स्टेप होगा, क्या होगा, एक और केमिकल होता है हमारे अंदर जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, पढ़ाया भी था आपको। फाइब्रिनोजन बताओ इनएक्टिव है कि एक्टिव, सर इनएक्टिव दिख रहा है, इसके ऊपर ये काम कर गया, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, बताओ क्या बन जाएगा, फाइब्रिन। फाइब्रिन कैसा हो गया, एक्टिव, फाइब्रिन कैसा हो गया, एक्टिव। और इसी ने क्या किया, इसी ने पूरा जाल बना लिया, इसी ने चोट के ऊपर पूरा जाल बना लिया। इससे क्या होगा, इस जाल से क्या होगा, ना तो आरबीसी बाहर जा पाएगा, ना तो डब्ल्यूबीसी बाहर जा पाएगा, ठीक है ना, और जो प्लाज्मा है वो भी बाद में नहीं बाहर जा पाएगा, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, और ना ही जो बाकी के प्लेटलेट्स हैं वो भी बाहर जा पाएंगे, कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, राइट। ये क्या कर लेता है, ये जाल क्या कर लेता है, ट्रैप द, ट्रैप मतलब पकड़ लेना, ट्रैप द डेड एंड डेड फॉर्म, डेड प्लेटलेट्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, डेड प्लेटलेट्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये उन्हें ट्रैप कर लेता है और बाहर नहीं जाने देता। मतलब यहां पे क्या बन चुका है, यहां बन चुका है एक ब्लड का क्लॉट, ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्लॉट या कोगुलम, क्लॉट या कोगुलम। आप हिंदी में बोलते हो पपड़ी जम गई, है ना, पपड़ी जमना। और इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग क्या हो गई, स्टॉप। और विच आयन इज कंपल्सरी, विदाउट कैल्शियम आयन क्लॉटिंग इज इम्पॉसिबल। समझ आ गई बात, इस चीज को मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखो, जब भी कभी ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा मतलब डैमेज साइट, चोट लगी, शुद्ध भाषा में चोट लगी, देखो चोट लग गई, ब्रोकन वेसल्स, हमारी नसें फट गई, जब नसें फट गई देखो ब्लड बाहर आने लगा, ये डब्ल्यूबीसी है, ये आरबीसी सब बाहर आएगा, प्लाज्मा बाहर आएगा। उस समय क्या निकलता है, क्लॉटिंग फैक्टर निकले, देखो ये पर्पल कलर से क्या लिखा हुआ है, क्लॉटिंग फैक्टर।
क्लॉटिंग फैक्टर ने कौन सा एंजाइम बना दिया? यहां लिखा नहीं है, बताओ कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किसने बदल दिया? अच्छा, फाइब्रिनोजन एक्टिव हो गया, इसने क्या किया? देखो पूरा जाल बना दिया, फाइब्रिन स्ट्रैंड्स पूरा जाल बन गया और ब्लड हो गया क्लॉट। ब्लड हो गया क्लॉट। और इसी चीज को तो ऐसे समझेंगे, देखो डैमेज ब्लड वेसल से क्या निकला? इसने कोगुलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया। जो हमारी ब्लड वेसल जब टूट जाती है तो कोगुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है कुछ केमिकल के निकलने से। अब कौन सा केमिकल निकला? थ्रोम्बोकाइनेज, अभी बताया था। थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्रोम्बिन में। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला तो अब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो लिखा है थ्रोम्बिन बन चुका है। जब थ्रोम्बिन बनेगा तो ये फाइब्रिनोजन को किसमें बदल देगा? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन क्या कर देगा? पूरा जाल बना देगा और ब्लड हो गया क्लॉट। बोलो एक लाइन बिल्कुल क्लियर, दिमाग में बैठ गई? जल्दी क्लियर हो गया ना? कुछ नहीं है, देखो बिल्कुल आपको सिस्टमैटिक चीजें समझाई जा रही हैं। नोट डाउन। कितना आसान है देख लो, कुछ नहीं है। यानी काफी आसान हो गया ना? इफ देयर इज इंजरी और ट्राउमा का मतलब होता है चोट, तो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ने लगेगी। इज दैट क्लियर? तो क्लॉटिंग कैसे हुई? कास्केड मैकेनिज्म को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया? कास्केड मैकेनिज्म को फॉलो किया गया। कास्केड मतलब क्या बताया था? सीरियल वाइज लिंक रिएक्शन, यानी एक जुड़ी हुई, आपस में जुड़ी हुई रिएक्शंस को कास्केड मैकेनिज्म कहते हैं।
सबसे पहले निकला थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया गया। थ्रोम्बिन भी एक एंजाइम है, कैल्शियम की उपस्थिति में इसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया। फाइब्रिन ने जाल बना दिया और हमारे जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट थे और डेड जो है सब्सटेंसेस थे वो बाहर आना से बच गए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। एक टॉपिक है लिम्फ। एनसीईआरटी ने लिम्फ को ही बोल दिया है टिश्यू फ्लूइड। इसी को आपने हिंदी में सुना होगा लसिका, सुना है ना? क्या होता है पहले समझेंगे। समझिएगा, आर्टरी और इधर वेन। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है आर्टरी किस कलर की होती है, हाँ, और वेन किस कलर की होती है, ब्लू। हिंदी में बोलते हैं इसको धमनी। और इसमें कैसा ब्लड होता है, दिख रहा है,
रेड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको बोलते हैं सिरा। इसमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दोनों के बीच में जो जाल बिछा होता है पतला पतला, उसे बोलते हैं पता है क्या? कैपिलरी। उसे क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिका। ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी यानी रक्त केशिका। आर्टरी और वेन के बीच क्या होती है? रक्त केशिका। पतली पतली ब्लड वेसल होती है, उन्हें रक्त केशिका कहते हैं। अब जरा इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहां से समझने को आसान हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कैपिलरी की। हमारा सारा डिस्कशन किस पे है? कैपिलरी पे। ये रहा कैपिलरी। कैपिलरी में क्या बह रहा है? खून बह रहा है। बोलो, कैपिलरी में क्या आ रहा है? ब्लड। कैपिलरी में क्या आ रहा है? ब्लड। याद दिलाना चाहेंगे ब्लड में क्या क्या है? ब्लड में क्या क्या है बताओ? ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में भी वाटर है, डिसॉल्व सब्सटेंस है, और प्रोटीन है। इधर आपका है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, और फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको अच्छे से पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। उसके अलावा आपको पता है प्लाज्मा में ही क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस भी है, याद है? और क्या यहीं पे न्यूट्रिएंट्स भी है, मानते हो? न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें यहां पे हैं। और ये किसके टच में है? ये रहा टिश्यू। ये है टिश्यू। टिश्यू की यूनिट को बोलते हैं सेल, यानी कोशिका। अब यहां से कुछ चीजें लीक करके बाहर आ जाती हैं। यहां से कुछ चीजें लीक करके बाहर आती हैं। क्या क्या बाहर आता है मैं आपको बता दूं। कुछ लिम्फोसाइट बाहर आएगा। लिम्फोसाइट बाहर आएगा, कॉमा, वाटर तो आना ही आना है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्मॉल वाटर soluble सब्सटेंस। स्मॉल वाटर soluble, वाटर soluble सब्सटेंस, ये सब बाहर आएगा। क्या क्या बाहर आया? लिम्फोसाइट प्लस वाटर प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्मॉल वाटर soluble। बड़े बड़े तो आ नहीं पाएंगे, छोटे छोटे वाटर soluble मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, ठीक है ना? छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, ठीक है? ये सारे बाहर आएंगे। और रफली हम इसको डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं। बताओ भाई, इसको तो डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं ना? तो डब्ल्यूबीसी आ गई है, ये आ गई है, ठीक है ना? ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन वगैरह आ गया है, न्यूट्रिएंट्स आ गया है, ये सब बाहर निकल के आ गया। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ, यानी फूड। जो खाना पचा था ना, जो खून में आया था, याद करो। पचने के बाद खाना कहां आ जाता है? ब्लड में। वो सारे पदार्थ यहां आ चुके हैं, ठीक है? अब यहां पे आ गए ये सारी चीजें, ये सारी चीजें यहां आ गई हैं। अब इन्हें ब्लड नहीं कहेंगे, ब्लड तो कह नहीं सकते,
क्योंकि ब्लड का कुछ हिस्सा है, कुछ चीज आरबीसी तो बिल्कुल नहीं है। क्या क्या अंदर छूट गई, अंदर क्या क्या छूट गया, अंदर छूट गया आरबीसी, और क्या छूट गया, प्लेटलेट्स, और क्या छूट गया, और प्रोटीन बहुत सारी, वो लार्ज प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन, लार्ज वाली प्रोटीन। और क्या छूट गया, डब्ल्यूबीसी। इन तीनों को मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट बोल सकते हैं, बोलो भाई। ठीक है, और ये जो फ्लूइड बाहर आया ना, इसका नाम दे दो नया। ये टिश्यू के इस स्पेस का नाम पहले बता रहे हैं। टिश्यू के आसपास का स्पेस का नाम होता है टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम होता है, टिश्यू स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस। इसका नाम है टिश्यू या इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है ना, टिश्यू या इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहां पे जो फ्लूइड आया ना, इस जगह पे जो फ्लूइड बाहर आया है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो फ्लूइड ब्लड से निकलकर, जो फ्लूइड ब्लड से निकलकर कहां आ गया है, बताओ जल्दी से। हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस, मैं शॉर्ट में IS लिख देता हूं। इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है, हम उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक और दे सकते हो, टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं, नहीं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब जरा सोचो, किसी भी चीज का लेन देन इसी से होगा, किसी भी चीज का लेन देन इसी से होगा। यहीं से सारी चीजें यहां चली जाएंगी इसी फ्लूइड के थ्रू, और यहीं पर कचरा वगैरह वापस डाल दिया जाएगा। यानी कि जो सेल और ब्लड के बीच जो लेन देन हो रहा है, वो वाया किसके थ्रू हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि सेल व ब्लड के बीच, ब्लड के बीच न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, यही तो लिया जाएगा ना, रेस्पिरेटरी गैसेस, वह वेस्ट भी तो निकाला जा रहा होगा, वेस्ट का एक्सचेंज इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड द्वारा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड द्वारा होता है। इतनी बातें बिल्कुल अभी तक स्पष्ट है। बताओ, ब्लड से जो चीज बाहर आई, हमने उसे एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया हमने उसे, हमने नाम दिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि इस स्पेस का नाम था इंटरस्टिशियल स्पेस। बताओ, स्पेस का क्या नाम था, और इसमें जो फ्लूइड बाहर आया उसको हमने नाम दे दिया इसी के नाम के आधार पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंपोजिशन आपको पहले ही पता चल गया, क्या क्या है उसमें, लिम्फोसाइट्स है, वाटर है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्मॉल सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है ना, उसके अलावा ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, ये सारे हैं। इन्हीं का ये चीजें इनको सप्लाई कर दी जाएगी और वेस्ट बदले में यहां वापस आ जाएगा। ये चीज लिखा है ना, सेल व ब्लड के बीच न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेस व वेस्ट का एक्सचेंज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड द्वारा होता है ना, होता रहता है। अब यहां पर क्या हो गया है, यहां पे लोड बढ़ गया है। इस लोड को कम करने के लिए, इस लोड को कम करने के लिए क्या देखा जाता है, यहां से एक ब्लड वेसल्स वो स्टार्ट होती है, यहां से एक ब्लड वेसल स्टार्ट होती है इस लोड को कम करने के लिए। एक ब्लड वेसल स्टार्ट, ब्लड नहीं, लिम्फ वेसल स्टार्ट होती है, ये इसी के अंदर ये फ्लूइड चला जाता है।
ताकि लोड घट जाए। इसी के अंदर ये टिश्यू फ्लूइड चला जाता है, जिससे दो तीन फायदे। ये कचरा जो इसमें आ गया है वो उठा लिया जाएगा, कचरा यहां से आ गया ना, वो पिकअप कर लिया जाएगा। जो बेकार के सब्सटेंस आ गए उनको पिकअप कर लिया जाएगा और पिकअप करके इस कैपिलरी में भेज दिया जाता है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कौन सी कैपिलरी? लिम्फ कैपिलरी। दिस इज लिम्फ कैपिलरी। अब लिम्फ कैपिलरी का आगे फ्यूचर क्या है? लिम्फ कैपिलरी का आगे फ्यूचर क्या है? देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी में आता है तो इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी में आता है तो इससे पता है इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो इसे लिम्फ कहने लगते हैं। यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड ही क्या है? लिम्फ। तभी तो एनसीईआरटी ने हेडिंग डाला है कि लिम्फ ब्रैकेट में टिश्यू फ्लूइड। क्यों डाला है? क्योंकि वही तो है, वही है, बस एक पाइपलाइन में प्रवेश कर गया। ये फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोई अंतर नहीं है, सेम है बिल्कुल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, तब इसे लिम्फ कहते हैं, तब इसे लिम्फ कहते हैं। और इस कैपिलरी को क्या कहने लगते हैं? इस कैपिलरी को लिम्फ कैपिलरी, पढ़ चुके हो आप, इस कैपिलरी को लिम्फ कैपिलरी कहते हैं। अगर आपको याद हो, ऐसी ही लिम्फ कैपिलरी, ऐसी लिम्फ कैपिलरी हमारे विली में पाई गई थी, याद है? हमारे इंटेस्टाइन की विली में पाई गई थी। जहां फैट का क्या होता है? याद किया? याद आया? फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे लैक्टियल्स कहते थे। याद करो, जिसे लैक्टियल्स कहते थे। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? जिसे लैक्टियल्स कहते थे। अच्छा, अब है क्या? ये जो लिम्फ कैपिलरी आई, लिम्फ कैपिलरी क्या हुई? लिम्फ कैपिलरी का क्या फ्यूचर है? लिम्फ कैपिलरी आगे लिम्फ वेसल बना देती है, बीच बीच में लिम्फ नोड पाए जाते हैं, इसी में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। जो क्या करते हैं? माइक्रोब्स को किल करते हैं। देखो, लड़ाई झगड़ा कहां होता है? लड़ाई झगड़ा घर के अंदर तो नहीं करेंगे ना, किसी से युद्ध करना हो, महाभारत का युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र, सही है ना? सुना होगा। तो मैदान में जाके लड़ते थे पहले राजा लोग। कहां लड़ते थे? घर में। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? सही है ना? कहां हुआ था युद्ध? मैदान में, है ना? तो ये मैदान है जहां लड़ाई झगड़ा होगा, दो दो हाथ होगा। आओ तुम्हें देख ले, तुम्हें ऐसी की तैसी, है ना? तो ये वो क्षेत्र है जहां पे लड़ाई झगड़ा होगा। तो लिम्फ नोड में लड़ाई झगड़ा होता है कि आप, तुम आ गए हो मेरी बॉडी में, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम हमें छेड़ोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सही है ना? यानी लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, पैथोजेंस को किल कर दिया गया। अब लिम्फ वेसल से वापस लिम्फ कहां जाए? सवाल ये उठता, कहां जाए? जाता है मेजर वेन में। मेजर वेन यानी बहुत बड़ी वेन, और सबसे बड़ी वेन है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। वेना कावा हार्ट में खुलती है, यानी ओपन इन हार्ट, ओपन इन हार्ट, ये हार्ट में खुल जाती है। यानी लिम्फ भी कहां मिल गया? ब्लड में। लिम्फ भी फाइनली कहां मिल जाता है? ब्लड में। ऐसा हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था, एनिमल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? तो लिम्फ भी कहां मिल गया? ब्लड में। लिम्फ होने से क्या फायदा हुआ? लोड कम हो गया कि लोड बढ़ गया? लोड कम हो गया कि लोड बढ़ गया? कम हो गया ना? बिल्कुल क्लियर है ना?
एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं जल्दी से। हम पढ़ रहे थे लिम्फ यानी लसिका, आर्टरी और वेन के बीच में होती कैपलरी, कैपलरी में भरा हुआ था हमारा खून यानी रक्त, और ये जो खून है यानी ये जो रक्त भरा हुआ है इसके अंदर क्या क्या था मैंने आपको बता दिया। अब बताओ इससे क्या क्या चीजें बाहर आ रही हैं। लिम्फोसाइट्स बाहर आ रही हैं और वाटर बाहर आ रहा है, और मैक्सिमम अमाउंट में स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आ रहा है। ये नहीं लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट में, यानी ज्यादातर छोटे छोटे पानी में घुलनशील पदार्थ बाहर आ गए, बाहर आ गए, और खाना बाहर आ गया, न्यूट्रिएंट बाहर आ गया, ऑक्सीजन बाहर आ गई, और ये सब सेल को दे दिया गया। सेल बदले में क्या निकालेगा? बेकार के पदार्थ, कचरा, वेस्ट, वो भी इसी में छोड़ देगा। यानी कि ब्लड और सेल के बीच में जो भी लेन देन हुआ वो इसी फ्लूइड से हुआ। एंड व्हाट अबाउट दिस फ्लूइड? ये फ्लूइड है क्या? ये फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में या टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट है? तो नाम दो। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड जो होता है इसका केमिकल कंपोजिशन और उसका लिम्फ का केमिकल कंपोजिशन दोनों का कैसा है? सेम। दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है ना? देखो लिखा है इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरी में आता है तो हम इसे क्या कहते हैं? लिम्फ। लिम्फ, इस कैपिलरी को लिम्फ कैपिलरी कहने लगते हैं, ठीक है? इस कैपिलरी को लिम्फ कैपिलरी कहने लगे, और लिम्फ कैपिलरी आपको पता ही है। अब इस फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं। ऐसी लिम्फ कैपिलरी हमारे इंटेस्टाइन के विली में भी प्रेजेंट थी, जहां फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसे लैक्टियल्स कहते थे, याद है ना? फिर आगे देखो, लिम्फ कैपिलरी लिम्फ वेसल बनाती, लिम्फ वेसल लिम्फ नोड में खुलते हैं, लिम्फ नोड में लड़ाई झगड़ा होता है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे दुश्मन के से दो दो हाथ होगी, यहाँ पे वापस लिम्फ वेसल्स में लिम्फ जाएगा और मेजर वेन यानी वेना केवा में खुल जाएगा। और वेना केवा कहाँ खुलती है? वेना केवा यहाँ खुलती है। कहाँ खुलती है? यहाँ, है ना? ये देखो खून भी टपका दो यार, ये लो। ये वाला लब नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वाला लब है, माँ को समर्पित। हमेशा गंदी बातें सोचोगे, है ना? गर्लफ्रेंड से नहीं होता, बाबू सोना से नहीं होता, मम्मी पापा से भी होता है ना? भैया जी, भैया, एक आखिरी बात सुनो। पूछा जाए किन किन चीज का कंपोजिशन सेम है? प्लाज्मा और इंटेस्टाइनल सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ का कंपोजिशन ऑलमोस्ट कैसा होता है? सेम। इनका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है। कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होता है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? बोलो क्लियर? सही है ना? अरे मैं इसका चलो इतनी बातें क्लियर हो गई? यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? पक्का? पक्का कि कच्चा? पक्का। चलो आगे।
देखो, another antigen is the RH antigen similar to one present in the rhesus monkey. इसीलिए इसका नाम पड़ा RH. Is also observed on the surface of RBC in majority of the person. कितने? 80% लोगों में. इंडिया में 97. लिखा हुआ है सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड एज RH पॉजिटिव, यानी RH पॉजिटिव. जिनमें नहीं है उनमें RH नेगेटिव. ठीक है ना. अगर RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव, मतलब RH पॉजिटिव का ब्लड RH नेगेटिव को दिया गया, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गई. कंपैटिबिलिटी, हाँ. तो लिखा हुआ है विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी कि जो मैं RH नेगेटिव हूं, आपका ब्लड है RH पॉजिटिव, आपने मुझे अपना ब्लड दिया, तो मेरी बॉडी क्या बना लेगी? RH एंटीबॉडी, जैसे मम्मी ने बनाया था. RH एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन, यानी जो RH एंटीजन आया उसके अगेंस्ट हमारा शरीर क्या बनाने लगेगा? RH एंटीबॉडी. इज दैट क्लियर? Therefore, RH group should be also matched before transfusion, यानी ब्लड की लेन देन से पहले उसको भी हमें मैच करा लेना चाहिए. ए स्पेशल केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब मिसमैचिंग का. ठीक है ना. जो कि ऑब्जर्व किया जाता है बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फिटस. याद आया? RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother as in first pregnancy, as the two blood are well separated by the placenta. कह रहा है जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो दोनों का खून बिल्कुल अलग अलग था, क्योंकि प्लेसेंटा ने इसे मिक्स नहीं होने दिया. लेकिन हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी या पार्चुरेशन, याद करो जब पार्चुरेशन हुआ किसका? पहले बेबी का, पहले चाइल्ड का, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ फिटल ब्लड. RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फिटस, मतलब मम्मी का ब्लड बच्चा जो कि RH पॉजिटिव था उससे मिल गया, मिक्स हो गया. एक्सपोज मतलब मिल जाना. In such cases, the mother starts preparing antibody. Mother ने antibody बना दिया against the RH antigen in her blood. In case of her subsequent, ये word आया था, subsequent pregnancy, the RH antibody from the mother. अब मम्मी का RH antibody लीक करके कहां चला गया? फिटस के पास जो कि RH पॉजिटिव था, और डिस्ट्रॉय कर दिया किसका? फिटस का RBC. And this could be fatal to the fetus or could be cause severe anemia and jaundice. तो मैंने दो केस बताए थे, या तो मरेगा, घातक है तो मरेगा, और अगर बच भी गया तो सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड दिस इज अवॉइडेड बाय द एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड. अब तो बिलीव करते हो कि एनसीईआरटी के बाहर आना नहीं तो एनसीईआरटी के बाहर जाना भी नहीं. एनसीईआरटी पूरी आपको क्लास में ही पूरी करा दी जा रही है. बताओ मानते हो कि नहीं मानते हो? कुछ छूटेगा नहीं, बता रहे हैं. आप जब पेपर दे के आओगे तब बिलीव करोगे कि आपको क्या पढ़ाया गया, क्योंकि फालतू का पढ़ाएंगे नहीं. आपको जितना आएगा वही पढ़ाया जाएगा. पढ़ाने के लिए तो बहुत है, लुभाना नहीं है, पढ़ाना है, सिखाना है. डेली कहता हूं. चलो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड. कोगुलेशन ऑफ ब्लड में बोला गया जब आपको कभी चोट लग जाती है या अपने आप को आप कट लगा लेते हो तो क्या होता है? तो लगातार कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए लंबे समय तक. यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम. ब्लड जम जाना चाहिए. डू यू नो व्हाई? क्योंकि ज्यादा ब्लड निकल गया तो डेथ होगी. आपको पता है? ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी. जब भी कभी इंजरी होगी या ट्रॉमा होगा तभी ब्लड जमेगा. एंड दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. इससे आपका जो एक्सेसिव लॉस है ब्लड का वो रुक जाएगा. क्योंकि ब्लड को बोला था द रिवर ऑफ लाइफ. रिवर ऑफ लाइफ. यू वुड हैव ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश कलर स्कम. बोलते लाल थक्का जम जाता है. कहां पे? जहां कट लगा है या जहां इंजरी हुई है. कब होता है ऐसा? ओवर ए पीरियड. ओवर ए पीरियड ऐसा होता है. ओवर ए पीरियड. और यहां पे जम जाता है थक्का या कोगुलम, मैंने लिखाया है. एंड नेटवर्क ऑफ थ्रेड. यहां पे थ्रेड बन जाता है किसका? फाइब्रिन का. देखो एनसीईआरटी उल्टा स्टेप बता रही है. हमने सीधा सीधा बताया था, ये उल्टा. पहले फाइब्रिन किससे बना ये बताएगी, फिर प्रोथ्रोम्बिन किससे बना, थ्रोम्बिन किससे बना ये बताएगी, फिर थ्रोम्बोकाइनेस कहां से निकला ये बताएगी. उल्टा चल रहा है, उल्टा. देखो, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड. बोलते फाइब्रिन ने डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट को पकड़ लिया. फाइब्रिन का निर्माण किससे हुआ था? याद करो, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से जो कि प्लाज्मा में था. बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन. देखो हमने बोला था ना उल्टा चल रहे हैं ये लोग. थ्रोम्बिन इन टर्न फॉर्म फ्रॉम द
इनएक्टिव सब्सटेंस नोन एज, वो भी प्लाज्मा में था, नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का निर्माण किससे हुआ था? प्रोथ्रोम्बिन। और कह रहा है इसको किस एंजाइम ने किया था कन्वर्ट? थ्रोम्बोकाइनेज लिखा है ऊपर की रिएक्शन में। ऊपर की रिएक्शन मतलब प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनना? थ्रोम्बिन का बनना। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनना? थ्रोम्बिन का बनना। किसने कंट्रोल किया? थ्रोम्बोकाइनेज। अच्छा, ये मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है और सीरीज वाइज चलती है। लिंक, क्या ये दोनों वर्ड आया था? सीरीज वाइज लिंक प्रोसेस होती है। क्या बताते थे हम लोग इसको? कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस बोलते थे, ठीक है ना? इन्वॉल्विंग द नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड इज इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट, सारी चीजें इनएक्टिव थी कि एक्टिव थी? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंजरी और ट्रॉमा, एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच इनएक्टिव द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। बोलते हैं यानी कि जब चीजें वर्क में नहीं थी तो क्या था? तो इनएक्टिव स्टेज में था कि एक्टिव? पर अब कैसा हो गया? एक्टिव। लिखा हुआ है एंड द फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। कह रहा कुछ फैक्टर ब्लड से निकले थे तो कुछ फैक्टर टिश्यू से भी निकले थे। याद करो, शुरुआत ही मैंने यही से की थी। उल्टा चल रहे हैं ना ये लोग, उल्टा चल रहे हैं। कौन सा एन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? राइट। देखो, एज द ब्लड प्रोसेस थ्रू द कैपिलरी, वही वाली बात जो अभी पढ़ी है, लिम्फ। जब ब्लड कैपिलरी से पास होता है कहां पे आता है? टिश्यू या सेल में। तो सम वाटर, कुछ पानी निकल जाता है। और क्या निकलता है? और बहुत सारे छोटे छोटे पानी में घुलनशील सब्सटेंस भी बाहर आ जाते हैं। कहां आ गए? स्पेस में। स्पेस कहां पे था? जो टिश्यू के बीच का स्पेस था। लिविंग द लार्ज प्रोटीन, अंदर क्या छूट गया? बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन बना के बताया था। और क्या छूट गया? मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में कितनी चीजें आती है बताओ? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सब कुछ ड्रॉ किया था कि नहीं? ठीक है ना? This fluid release out is called as interstitial fluid या tissue fluid. It has same mineral distribution as that of plasma. बताओ, इसका और प्लाज्मा का और लिम्फ का कंपोजिशन कैसा था? सेम। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस। जितने भी न्यूट्रिएंट थे और जितनी भी गैसेस थी, देखो, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर्स थ्रू द फ्लूइड। द इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक वेसल कलेक्ट्स दिस फ्लूइड। यानी कि जो टिश्यू फ्लूइड था वो इसने कलेक्ट किया एंड ड्रेन बैक इनटू द मेजर वेन। बताओ मेजर वेन का नाम? वेना कावा। वेना कावा। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। बताओ वो फ्लूइड का नाम क्या था? लिम्फ। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। क्यों? आरबीसी नहीं है। डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी का कलर कलरलेस। कंटेनिंग द स्पेशल लिम्फोसाइट। बताओ लिम्फ में लिम्फोसाइट नहीं था? लिम्फ से याद रखना, लिम्फ से याद रखना लिम्फोसाइट। और बोला गया क्या करेगा ये लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ऐसा आप पहले से जानते हो। बताओ टी सेल एचएमआई, सॉरी बी सेल एचएमआई और टी सेल सीएमआई, याद है ना? लिम्फ के अंदर, लिम्फ एक कैरियर है, ये न्यूट्रिएंट भी देगा, हार्मोन भी देगा, एक्सेट्रा, मतलब वेस्ट को भी ले जाएगा। फैट का एब्जॉर्प्शन कहां हुआ था? फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ में हुआ था। किस वाले वेसल्स में? बताओ, लैक्टियल्स में। कहां प्रेजेंट था? इंटेस्टाइन के विली में। बताओ कोई पॉइंट छूटा कि नहीं छूटा? ठीक है ना? तो क्लियर है बिल्कुल। तो कल फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक इसको चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।